students, myself अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं यहाँ पर आया हूँ केमिस्ट्री का जो पेपर अभी हुआ था उसका डिस्कशन के लिए, और ये डेट थी 22 जुलाई शिफ्ट सेकंड। तो इसी पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो गिवन है, दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। इनमें से जो कंपाउंड हमें दे रखे हैं किस किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है। जीओसी का ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर, इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फर्स्ट का, तो बताइए क्या होगा इस केस में। जरा देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है इसको अगर हम ड्रॉ करें तो हमें दे रखा है CH3 CH2 CH2 देन C डबल बॉन्ड O NH2, और N के पास यहाँ पर लोन पेयर है। दिस इज अमाइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये वाला? अमाइड है। तो अमाइड में अगर हम देखें तो क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है वो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। चूंकि कॉन्जुगेशन में है तो रेजोनेंस तो होगा। इट मीन्स फर्स्ट में रेजोनेंस होगा इस वाले पार्ट में। ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड में देखो यहाँ पर बेंजीन प्रेजेंट है। बेंजीन प्रेजेंट है तो इसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। क्योंकि पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो बेंजीन में भी रेजोनेंस होगा। ठीक है, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। ओके, नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो इस केस में ये जो नंबर 3 दे रखा है इसका हम प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये हमें दे रखा है। O के पास लोन पेयर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होगा इस केस में। यहाँ पर O का लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, मतलब लोन पेयर विद पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, मीन्स यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा। अब लास्ट वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें फोर्थ नंबर की, तो इस केस में यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है और N का लोन पेयर यहाँ पर है। यहाँ पर CH के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इसके बीच में भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फोर्थ का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड है। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस तभी होगा जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड हो, तभी रेजोनेंस होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये डबल बॉन्ड और ये N के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ तो रेजोनेंस होगा, बट इस वाले केस में कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, क्या पूछा गया है हमसे ये कहा गया है कि किसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या दे रखा है। इसमें यहाँ पर हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखे हैं कंपाउंड्स का, इनको रिलेट करना है हमें। कंपाउंड दे रखा है इसमें क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन, एक्राइलोनेट्रिल एंड आइसोप्रीन, और ये कुछ कंपाउंड है। तो बस देखना है कि उसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोप्रीन बेसिकली होता क्या है, तो ये जो कंपाउंड होता है ये कंपाउंड कौन होता है, ये क्लोरोप्रीन है। और क्लोरोप्रीन का जो पॉलीमर होता है वो कौन होगा, नियोप्रीन होता है। क्लोरोप्रीन का ही पॉलीमर नियोप्रीन होता है। तो इस वाले कंपाउंड का जो पॉलीमर होगा वो कौन होगा, ये वाला मॉलिक्यूल। तो नियोप्रीन यहाँ पर हो जाएगा बी का कौन सा, थर्ड हो गया। अब आता है नेक्स्ट नंबर एक्राइलोनेट्रिल। एक्राइलोनेट्रिल क्या होता है, विनाइल साइनेट को ही तो एक्राइलोनेट्रिल बोलते हैं। तो ये वाला ग्रुप देखो, ये हमें दे रखा है यहाँ पर विनाइल से अटैच्ड यहाँ पर CN है। तो ये क्या हुआ, विनाइल साइनेट का मतलब एक्राइलोनेट्रिल। तो यहाँ पर जो C है इसका लिंक यहाँ पर किससे हो रहा है, फोर्थ से हो रहा है। और फिर एक और आता है कंपाउंड आइसोप्रीन होता है ये वाला 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, और इसका जो पॉलीमर होता है वो होता है नेचुरल रबर भी होता है, तुम्हें याद होगा ये। ठीक, तो इस कॉम्बिनेशन को अगर हम ऑप्शन में देखें तो बताइए क्या आ रहा है। इसमें A का कॉम्बिनेशन आ रहा है सेकंड, A का कॉम्बिनेशन सेकंड आ रहा है, B का कॉम्बिनेशन आ रहा है थर्ड, ओके, C का कॉम्बिनेशन आ रहा है फोर्थ, और D का कॉम्बिनेशन आ रहा है फर्स्ट।
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Which one of the following group 15 hydride is the strongest reducing agent? तो रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करेगा किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड का उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। तो किसी भी ग्रुप के हाइड्राइड की बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, जैसे अपन इसी ग्रुप में बात करें, तो किसी भी ग्रुप में अगर बात करें अपन, जैसे ग्रुप 15 के हाइड्राइड है अमोनिया, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होने से इनका रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें, BiH3 होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन इस पेपर के अंदर। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 0.06 कैपिटल एम, यानी कि मोलैरिटी आपको दे रखी है बच्चों, ठीक है, मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.06 एम। एक्वा सॉल्यूशंस हैज लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, आपको लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाते हैं हम, देखो 4 आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इन चारों के अंदर हमको 0.06 के अकॉर्डिंग पहले डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आई को यूज लेना ना भूलें। तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा बच्चों, I.KF.M, ठीक है। अच्छा, एक लॉजिक और जो हमें इसमें पकड़ना होता है बच्चों, वो क्या होता है कि इसके अंदर हमारे चाहे मोलैरिटी दे रखी हो, चाहे मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, है ना, याद करो RLVP के फॉर्मूले में X भी आएगा, ठीक है, डेल्टा TF और डेल्टा TB के फॉर्मूले में मोलैरिटी आएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर में कैपिटल M आएगा। तो चाहे कैपिटल M दिया हो, हमें इन तीनों को बराबर मानते हुए सॉल्व करना होता है। क्लियर, चलिए, तो डेल्टा TF इक्वल टू I.KF.M। अब वाटर के लिए बच्चों KF की वैल्यू तो फिक्स होगी, तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I.M हो जाएगा। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं चारों के लिए। अच्छा, I क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल m की जगह पे हम क्या यूज लेने वाले हैं बच्चों, कैपिटल M, ठीक है, ये लॉजिक होता है अपना। चलो भाई, C6H12O6 के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और m की वैल्यू बेटा 0, अच्छा इसमें चलो 0.06 भी देखो सबके लिए सेम है, तो तुम क्या करो, इसको भी हटा दो, तो सीधे सीधे डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगी, तो इसके लिए तो 1 आ गई। चलो वेरी गुड। K2SO4 को चेक करो कैसे टूटेगा बच्चों, K2SO4 टोटल 3 आयंस देंगे, 100% आयोनाइजेशन लेना है, क्योंकि अल्फा की कोई बात उसने नहीं करी है, तो यहाँ 2K प्लस एंड SO4 -2 आ जाएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ आयंस आर 3। Ki कैसे टूटेगा बच्चों, K प्लस और I माइनस में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ Ki की वैल्यू हो जाएगी 2। नाउ Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस कैसे टूटेगा बच्चों, 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 -2, सो द टोटल नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल्स टू 5। तो जिसमें बच्चों I की वैल्यू ज्यादा होगी उसका डेल्टा TF उतना ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा। अगर डिप्रेशन ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम आएगा। तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट 4th ऑप्शन के अंदर आएगा बच्चों, उससे ज्यादा 2nd ऑप्शन में आएगा, उससे ज्यादा 3rd ऑप्शन में आएगा, और सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों 1st ऑप्शन में आएगा। तो हमें लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चूज करना था, सो ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर।
तो यहाँ पर इसमें देखिए ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट रिएक्शन गिवन है क्या दे रखा है, एनिलीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं AlCl3 एंड CH3Cl से। तो तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़ा भी होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये फेमस रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और उसमें ये कहते हैं कि अगर बेंजीन पर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग या फिर स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, वैसे वो कंपाउंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एनिलीन में बेंजीन के ऊपर कौन ग्रुप जुड़ा हुआ है, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और NH2 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये वाला ग्रुप क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये देखिए इसका रीज़न ये दे रखा है, क्या है यहाँ पर ये हमें दे रखा है एनिलीन। एनिलीन में N के पास में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और AlCl3 यहाँ पर कैटलिस्ट होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो चूंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए लुईस बेस, और चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा, ये होगा लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, और जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लुईस एसिड है तो क्या होगा, ये लोन पेयर देकर इससे बॉन्ड बनाएगा तो N पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। जैसे ही N पे चार्ज पॉजिटिव आएगा ये अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। और अगर ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो अब इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो याद रखना इस केस में ये जो रिएक्शन है डीएक्टिवेटिंग रिंग है, ये डीएक्टिवेटिंग रिंग है। तो यहाँ पर इस केस में देखो MECl और AlCl3 बेंजीन में रिएक्शन कराएंगे तो कोई इस केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो प्रॉपर लैंग्वेज हम क्या कहेंगे, देखो एनिलीन इज ए लुईस बेस, gives acid base reaction with AlCl3 and form anilinium ion. Anilinium ion has strongest deactivated ring, so further Friedel-Crafts alkylation not occurs. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पर परफेक्ट आंसर हम कहेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बाकी सेकंड तो रिएक्शन होता है इस केस में ये पैरा सल्फोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। और इस केस में ये वाला है सिंपल, यहाँ पर एसिटाइलेशन होगा, कंपाउंड ये बनता है इस टाइप का। मतलब ये सारी रिएक्शन तो पॉसिबल होती है, जो फर्स्ट रिएक्शन है वही पॉसिबल नहीं होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप दैट इज NH2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, स्पेसीज दिए हैं SF4। SF4 में स्टेरिक नंबर निकालो, कितना आएगा SF4 का। सल्फर पर 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का यूज करके फ्लोरीन के साथ ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा कितना, कौन सा इस पर, sp3d। तो SF6 का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। IF7 का स्टेरिक नंबर निकालें। आयोडीन पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। और IF5 का, तो ये 5 फ्लोरीन के साथ 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। स्टेरिक नंबर क्या आएगा इसका, 5 सिग्मा बॉन्ड और प्लस 1 लॉन पेयर, 6 आ जाएगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। IF5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाएं, पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नाइट्रोजन पर। 2 ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका स्टेरिक नंबर आएगा 2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और NH4 प्लस में पॉजिटिव चार्ज किस पर आएगा, नाइट्रोजन पर, और 4 हाइड्रोजन के साथ ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। स्टेरिक नंबर इसका आएगा 4
और इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इसका NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। तो इसका ऑप्शन मैच कर लो। ए का कौन सा हो गया? थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फिफ्थ और डी का 4। ये देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एक कंपाउंड दे रखा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एक अननोन कंपाउंड ए से कराना है, साथ में वाटर भी है। ये बना रखा है, बेंजीन बना रखा है, तो हमें बताना है कि उसमें ए क्या होगा। अच्छा जी, उसके बाद कंपाउंड बी दे रखा है, एक अननोन कंपाउंड बी है। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से बन रहा है इथाइल बेंजीन। हमें बताना है इन द केमिकल रिएक्शन गिवन अबाउ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो बताइए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से अगर बेंजीन बनाना हो तो रिएक्शन किससे करते हैं? सेट कंपाउंड होता है H3PO2 से। H3PO2 क्या होगा, इसको यहाँ पर बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये कर रहे हैं तो AlCl3 के प्रेजेंस में इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ फ्रेडलर-क्राफ्ट इथाइलेशन, ठीक है। तो इथाइलेशन के लिए क्या कंपाउंड होना चाहिए? इथाइल क्लोराइड होना चाहिए। तो जब C2H5Cl का रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में करेंगे तो बेंजीन से अटैच कौन हो जाएगा? इथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। द सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। तो जिन आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड भी होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। तो स्कैंडियम +3 आयन 3d0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये डायामैग्नेटिक और कलरलेस होगा। डायामैग्नेटिक एंड कलरलेस। कॉपर +2 आयन, कॉपर +2 आयन 3d9, क्रोमियम +3 आयन 3d3 और स्कैंडियम प्लस आयन, स्कैंडियम प्लस आयन 3d1 और 4s1। तो ये जो तीनों आपके आयन्स हैं, कॉपर +2, क्रोमियम +3, स्कैंडियम प्लस, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा एक ना एक, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण ये कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होंगे। बाकी इसमें Ni+2 तो कलर्ड और पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन Mn+7 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, Hg+2 में नहीं होगा, तो ये कलरलेस और डायमैग्नेटिक होंगे। कॉपर प्लस में Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये कलरलेस और डायमैग्नेटिक होंगे। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 9। ये सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सॉल फॉर्मेशन होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था और डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर से आया है बच्चों। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। वैसे तो आप सबने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो डायरेक्टली आपको आंसर इसका याद होगा, बट फिर भी एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन दिया है बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? AgNO3, ठीक है, इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों? रिएक्ट करा रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, तो नॉर्मल सी आयनिक रिएक्शन है बच्चों, AgI फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसमें ये AgI क्या होगा बच्चों? आपका सॉलिड फॉर्मेशन होता है ना, प्रेसिपिटेट बना लेता है ये, और साथ में क्या बनेगा बच्चों? KNO3 फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? देन द सॉल प्रोड्यूस्ड इज, आपको ये फाइंड आउट करना है कि बच्चों सॉल क्या होगा, ठीक है। तो सॉल क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ पे AgI फॉर्मेशन हुआ है, और चलो ये रहा, देखो AgI आपका एक तो सेकंड ऑप्शन में है और एक फोर्थ ऑप्शन में है AgI, ठीक है। चलो अच्छी बात है, 2 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो गए।
पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन अपना एलिमिनेट हो गया। अब डिपेंड करता है बच्चों की I माइनस वहाँ पे अटैच होगा कि Ag प्लस आपका वहाँ पे अटैच होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका AgI है, दिस इज AgI, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, देखो Ki जो है आपका, ध्यान देना, ये Ki जो है ये क्या है, एक्सिस के अंदर लेते हुए अगर हम देखेंगे एक्सिस में तो Ag तो क्या होगा बच्चों, लिमिटेड अमाउंट में होगा, और Ki में से I माइनस क्या हो जाएगा, एक्सिस अमाउंट में हो जाएगा। तो I माइनस ज़्यादा होने की वजह से ये AgI की सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों, अटैच हो जाएगा। तो ये कैसा सॉल्व फॉर्मेशन करेगा, आपका नेगेटिव सॉल्व फॉर्मेशन करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज AgI I माइनस। ये आपका क्या होगा बच्चों, सॉल्व फॉर्मेशन होगा। Sulfide ion is soft base and its ore are common for metal. किस मेटल के साथ जो सल्फाइड है उसका ओर कॉमन है? तो आपने देखा होगा सॉफ्ट बेस फॉर्म स्टेबल कंपाउंड विथ सॉफ्ट एसिड। सॉफ्ट एसिड इसमें कौन कौन से हैं? लेड, लेड का आपने और देखा होगा PbS, गैलेना बोलते हैं, और सिल्वर, सिल्वर का भी सल्फाइड और आपने देखा होगा Ag2S। तो लेड और सिल्वर के साथ ये सल्फाइड और जो है फॉर्म करेगा सल्फर। तो इसका आंसर होगा आपका A एंड C। किसमें है A एंड C? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। द वाटर हैविंग मोर डिजॉल्व्ड O2 each। तो ये तो आप जानते ही हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो टेम्परेचर जब कम होगा तो मोर डिजॉल्व O2 होगी उसमें। तो इनमें सबसे कम टेम्परेचर किस वाटर का है? वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसमें सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन कौन शो नहीं करेगा? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑप्शंस हमें दे रखा है इन सभी का हमें इंडिविजुअली स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, जरा देखिए। अगर मैं फर्स्ट मॉलिक्यूल का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो दे रखा है 3,4 डाइमिथाइल हेक्स। हेक्स का मतलब कितना कार्बन हुआ, 6 कार्बन का चेन हुआ। ये हमने यहाँ पर 6 कार्बन का चेन ड्रॉ करा। ओके, उसके बाद दे रखा है, अब नंबरिंग भी कर लेते हैं। पहले पेरेंट चेन हमने बनाया, नंबरिंग हमने करा 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद क्या करें, 3,4 पे डाई मिथाइल है, तो ये लो हमने 3 पर लिखा और 4 पे लिखा मिथाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हेक्स हम लिख ही चुके हैं। देन 3 इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड है बिटवीन 3 एंड 4। जरा देखो ये मॉलिक्यूल हमें दे रखा है, बताइए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो करेगा कैसे? इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, बिकॉज इस कार्बन से अटैच्ड ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अच्छा, इस वाले कार्बन से बात करें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप भी डिफरेंट है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ के ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। सेकंड की बात करें, दे रखा है 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। तो ये सेकंड को हमने ड्रॉ करा, यहाँ पर लिखा ये 6 कार्बन, हेक्स और 1 पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बना हेक्स 1 इन, और 3 पर मिथाइल है। तो 3 नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3, 3 पर हमने लिखा मिथाइल। अब जरा देखो इस केस में यहाँ पर क्या है, ठीक से अगर हम देखें तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास अब H है। तो जरा ठीक से अगर आप देखें तो इस कार्बन का ये ग्रुप विनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और ये प्रोपाइल, चारों ग्रुप इसके डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो ये कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा। और अगर ये कायरल कार्बन है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, ये भी शो करेगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम, नंबर 3 की। 3 में दे रखा है 3 मिथाइल हेक्स 1 इन।
3 मिथाइल, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने इस केस में ये जो ऑप्शन हमने लिया था ये वाला, ये थर्ड ऑप्शन था, ये थर्ड ऑप्शन था। इसमें अब हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड की जगह हमने थर्ड बना दिया। दे रखा है 4 मिथाइल हेक्स 1 तो यहाँ पर वही हमने 6 कार्बन का चेन बनाया, नंबरिंग यहाँ से रखा, डबल बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4 4 पर यहाँ पे लिखा मिथाइल। अगर यहाँ मिथाइल लिखा है तो ठीक से देखो, इसके पास भी यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 4 मिथाइल हेक्स 1 हुआ। ये ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन भी कैसा हुआ, कायरल कार्बन हुआ। कायरल अगर है तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमरेज में शो करेगा। ओके, नंबर 4 पर आ जाइए। 4 हमें दे रखा है 3 इथाइल हेक्स 3 तो हेक्स 3 हमने यहाँ पर ये बना दिया, ये हमने लिखा हेक्स 3 अच्छा, और क्या दे रखा, 3 पर इथाइल, तो 1 2 3 3 पर ही हमने इथाइल ग्रुप लगा दिया। यहाँ डबल बॉन्ड है। अब देखो, इस कार्बन का ये वाला ग्रुप इथाइल और ये वाला ग्रुप इथाइल, दोनों इथाइल सेम है, सेम है, तो यहाँ पर इस डबल बॉन्ड के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अच्छा, क्या ये ऑप्टिकल शो कर सकता है क्या? तो ऑप्टिकल के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं पर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स जो नंबर 4th ऑप्शन है ये ना तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा ना ही ऑप्टिकल शो करेगा, ये कुछ भी शो नहीं करेगा। तो हमसे पूछा क्या है, डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। Given below are the statement about diborane. Diborane is prepared by the oxidation of NaBH4 with I2. बिल्कुल करेक्ट है। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोडीन के साथ रिएक्ट कराओगे। आयोडीन के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। यहाँ से आयोडीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा H- से, और क्या फॉर्म करेगा, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन सोडियम के साथ क्या फॉर्म कर लेंगे, सोडियम आयोडाइड, और यहाँ से BH3 जो फ्री होगा वो अकेला तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो डाइमर बना लेगा, कौन सा, B2S6, और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। डाइबोरेन की प्रिपरेशन मेथड है, ईच बोरोन एटम इज इन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, रॉन्ग। इसमें डाइबोरेन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो दोनों बोरोन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये ब्रिज हाइड्रोजन है बीच में, और दोनों बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 नहीं होगा, sp3 होगा। डाइबोरेन हैज 1 ब्रिज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 1 नहीं है, ये 2 ब्रिज हैं। एक ब्रिज तो ये है जिसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और एक ब्रिज ये है, तो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले ब्रिज जो हैं वो 1 नहीं है, 2 हैं। डाइबोरेन इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये भी इनकरेक्ट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये प्लेनर नहीं होगा। आप ये 2 बॉन्ड प्लेन में ले लेंगे तो ये दोनों प्लेन के बाहर चले जाएंगे, ये दोनों प्लेन के बाहर हो जाएंगे, तो ये प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होता है डाइबोरेन। तो कौन सा इसमें आंसर सही होगा, ए ओनली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, थायामीन एंड पायरिडॉक्सिन आर ऑल्सो नोन एज रेस्पेक्टिवली एज। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी पढ़ा है, तुम्हें याद है, तो ये क्वेश्चन बना सकते हो, और अगर नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, विटामिन B1 इज ऑल्सो नॉन एज थायामीन, वाइल विटामिन B6 इज नॉन एज पायरिडॉक्सिन। तो ये जो बस तुम्हें पता होने चाहिए, विटामिन B1 को थायामीन भी कहते हैं, और जो विटामिन B6 होता है उसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं।
तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसका जो परफेक्ट करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड लिस्ट एलिमेंट बैरियम कैल्शियम लिथियम सोडियम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल कंपाउंड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 किसका होता है? बैरियम का, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ऑक्सैलेट इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ऑक्सैलेट इनसॉल्युबल किसका होता है? फैक्ट है ये, कैल्शियम का। फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस इन सभी में किसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? इसका। और लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से, कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने से इसके कंपाउंड सॉल्युबल होंगे किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो लिथियम Li+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होने से, मोर कोवैलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में होने से ये सॉल्युबल होंगे। तो ए का थर्ड, बी का सॉरी ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ आंसर हो जाएगा। Which of one of the following statement for D.I. Mendeleev is correct? At the time he proposed periodic table of element, structure of atom was known. नहीं, एटम का स्ट्रक्चर नॉन नहीं था, एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहाँ से पता चलेगा? वो तो मोज़ेले ने डिस्कवरी की, उसके बाद पता चला। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 इज नेम्ड आफ्टर हिम, सही है। 101 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट इसके डेथ के बाद ही डिस्कवर हुए, उनका नेमिंग भी बाद में किया गया, तो ये सही है। हीलियम इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, ये भी रॉन्ग है। हीलियम ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, ये भी गलत है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है इसमें? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप होते हैं। ड्यूटेरियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? 1H2, ठीक है। और प्रोटियम क्या होता है बच्चों? 1H1 होता है। और ट्रिटियम की अगर बात करें 1H3 होता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है एमिट्स लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल विद T½ वैल्यू ग्रेटर देन 12। इसका कोई रोल नहीं है। जो रोल इस क्वेश्चन में है केवल किसका है बच्चों? एमिट्स लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल। तो बच्चों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो वही तो पार्टिकल एमिट करेगा। अब याद करो 1H1, 1H2, 1H3 में रेडियो एक्टिव नेचर का कौन होता है? ट्रिटियम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है केवल यही। अच्छा देखो सेकंड ऑप्शन जल्दीबाजी में टिक मत कर देना, इसमें ड्यूटेरियम साथ में दिया है। ड्यूटेरियम मींस जो हैवी वाटर में 1H2 या D यूज में आता है, ठीक है। तो प्रोटियम और ड्यूटेरियम तो आपके रेडियो एक्टिव नेचर के होते नहीं हैं। केवल कौन रेडियो एक्टिव नेचर का होता है? ट्रिटियम। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर से आया था आपका, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखा है इसमें? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल प्रोवाइड अ टर्शियरी अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद एक्सिस ऑफ CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड का ये क्वेश्चन है। बस ये बताना है कि इसमें से कौन कौन ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करे, और ग्रिग्नार्ड हमें एक्सिस में दे रखा है और किस किस में इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पर इस केस में देखिए ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमें दे रखा है। इसमें एस्टर ग्रुप दे रखा है और हमें पता है जब एस्टर से रिएक्शन कराते हैं एक्सिस में तो पहले कीटोन बनता है, पहले ये वाला ग्रुप लीव कर जाता है, ये ग्रुप लीव करता है यहाँ से, सॉरी ये वाला तो नहीं, इस केस में यहाँ से ये वाला ग्रुप लीव करेगा और इधर CH3 आ जाता है। देखो ये दे रखा सॉल्यूशन। ऑप्शन सेकंड में देखें तो यहाँ पर ये हमें दे रखा था
रिएक्शन जब CH3 से करते हैं, ये माइनस C पर अटैक करता है, पाई बॉन्ड रिलीज होगा, नीचे आएगा, रिटर्न होगा और इसको यहाँ से ओवरऑल रिलीज कर देगा, ये हटेगा और कौन आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। कि मतलब पहले इसमें बनेगा CH3COCH3 एसीटोन बनेगा और ये वाला ग्रुप लीव कर जाएगा, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर फिनॉल बनेगा। तो ये तो क्या बना देगा, फिनॉल बना देगा। ये कीटोन भी फर्दर ग्रिग्नार्ड से अटैक करेगा MgBr से और अल्टीमेटली 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो मतलब जो एस्टर है वो तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, लेकिन इसमें क्या है इस क्वेश्चन में, अच्छा ये जो दे रखा है ये ऑप्शन नंबर, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सेकंड था, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है। और अगर हम देखें ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये थर्ड ऑप्शन, ये वाला फोर्थ ऑप्शन है। इसकी रिएक्शन करेंगे यहाँ पर तो CN विद ग्रिग्नार्ड कीटोन बना देता है, बस कीटोन ही बनता है, कीटोन से आगे रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि जब इससे हम कीटोन बनाते हैं तो फिर हम एक स्टेप हाइड्रोलिसिस का भी लेते हैं, और अगर हाइड्रोलिसिस हमने स्टेप ले लिया है तो फिर उसके फर्दर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है ग्रिग्नार्ड की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये हमें इथाइन ग्रुप दे रखा है, एसिडिक H है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और यहाँ पर ईथर का ग्रिग्नार्ड से कोई रिएक्शन नहीं होता है, तभी तो ईथर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज में लेते हैं ग्रिग्नार्ड में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर रिएक्शन तो होगा बट 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब इस वाले ऑप्शन को देखो, इसमें यहाँ पर OH भी दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा, और फिर ये कीटोन ग्रिग्नार्ड से, ग्रिग्नार्ड एक्सिस में दे रखा है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद वापस OH तो आएगा ही सही, और ये 3 डिग्री अल्कोहल भी बन जाएगा। तो एज पर द आंसर, मतलब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंगली तो ये कंपाउंड भी आंसर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी देखो यहाँ पर ये कीटोनिक ग्रुप दे रखे हैं, तो कीटोन का जब तब कभी भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा, साथ में ये तो क्या बनेगा ही सही। तो कहने का मतलब ये कंपाउंड भी 3 डिग्री देगा, ये कंपाउंड भी 3 डिग्री अल्कोहल देगा। अब जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि कौन कौन इसमें से, इनमें से कौन कौन 3 डिग्री अल्कोहल देंगे, तो 3 डिग्री अल्कोहल ये भी देगा, ये तो नहीं देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। कहने का मतलब आंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आंसर होने चाहिए, बट क्वेश्चन चूंकि सिंगल चॉइस है, किसी एक को टिक करना है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, इसी को हम सही मानेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 19 यहाँ पर दे रखा है, क्या है क्वेश्चन रीड करें एक बार। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C6H6O फॉर्मूला गिवन है, गिव्स डार्क ग्रीन कलर कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड FeCl3 on treatment with CHCl3 and KOH followed by acidification gives compound B. Okay, compound B can also be obtained from compound C on reaction with पीडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। याद है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में। ठीक है ना, आइडेंटिफाई A B C। अब ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जरा ठीक से देखो, पहली बात तो ये जो फॉर्मूला है ये किसको मैच करेगा, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल होता है फिनॉल, ये फिनॉल को मैच करता है। ठीक है ना, अब इसमें सेकंड क्या दे रखा है, गिव्स डार्क कलर, यहाँ पर इस केस में ये विद फेरिक क्लोराइड। तो जरा देखिए इस केस में हमें जो मॉलिक्यूल दे रखा है, इस केस में यहाँ पर ये CH2 यहाँ नहीं होगा, ये 6 कार्बन है, तो यहाँ पर ये OH यहाँ पर होगा, मतलब फिनॉल होगा। क्या मॉलिक्यूल होगा, फिनॉल होगा। और फिनॉल की जब रिएक्शन FeCl3 करते हैं तो ठीक है डार्क कलर तो आया। अब इसका रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH से अगर करते हैं तो इस केस में क्या बनता है, ये रिएक्शन होती है रायमाटिमान रिएक्शन, याद होगा आपको। ठीक है, बहुत फेमस रिएक्शन है, एरोमेटिक में हम पढ़ते भी हैं इसको। तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे कौन आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप आया और कहा जा रहा है कि इस कंपाउंड को हम PCC से ऑक्सीडेशन करके भी बना सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर हमने C को क्या लिया, CH2 पर हमने क्या ले लिया, एक OH ले लिया, मतलब एक तरह से बेंजाइल अल्कोहल टाइप का हमने मॉलिक्यूल यहाँ पर लिया है। PCC से ऑक्सीडेशन होगा
तो ये वाला मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस केस में ओवरऑल जो ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल यहाँ पर 6 कार्बन का दे रखा है, तो ये होगा फिनॉल, ये फिनॉल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, FeCl3 से ये डार्क कलर देता है, देन राइमर-टिमान रिएक्शन और ये सी। तो अगर हम ऑप्शन से इसको मैच करें तो इसका ऑप्शन बनता है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन। देखो फर्स्ट दे रखा है फिनॉल, सेकंड में राइमर-टिमान रिएक्शन बना सैलिसिल एल्डिहाइड, और इस सैलिसिल एल्डिहाइड को हम इसके ऑक्सीडेशन से भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके बेटा, देखिए नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 20, विच प्योरिफिकेशन टेक्निक इज यूज्ड फॉर हाई बॉइलिंग ऑर्गेनिक लिक्विड कंपाउंड डीकम्पोज नियर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बताइए ऐसा कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक अगर ब्रेक हो जाए, डीकम्पोज हो जाए, उसको अगर हमें प्योरीफाई करना है तो कौन सी टेक्निक यूज़ में लेते हैं। सेट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये होता है 4th नंबर ऑप्शन। कौन सा, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन, मतलब प्रेशर रिड्यूस करके फिर हम उसका डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस केस में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वहाँ पर उसका प्योरीफिकेशन हो जाता है बिना डीकम्पोज हुए। तो यहाँ पर दो देखो लिखा हुआ भी है, रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक लिक्विड विच डीकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रिड्यूस्ड प्रेशर डिस्टिलेशन। द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 Cl2 एंड CONH3 का होल 6 Cl3 ईच। अच्छा, दोनों में निकालना है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो कोबाल्ट +2 में है फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में, ठीक है ना, +2 में है। इसमें CONH3 का होल 6 Cl2 में, इसमें Cl2 कोबाल्ट +2 में है, और इसके 3D7 कॉन्फ़िगरेशन में 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, 4D ऑर्बिटल में। ये 4D, ये 4P, ये 4S, ये 3D, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें, D2sp3। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया का, इसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, +3 है। इसका 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अमोनिया की वजह से पेयर्ड रहेंगे। इसमें 0 अनपेयर्ड होगा, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक ही होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें इंटीजर में बच्चों इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के साथ क्या किया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। स्टाइकियोमेट्री 1 यानी कि मोल कंसेप्ट का आपका ये क्वेश्चन है, बट उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स किया है। कैसे मिक्स किया है जरा समझो। क्या कह रहा है, मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब आपको पहले तो यही पता होना चाहिए बच्चों, व्हाट इज द मिथाइलेशन प्रोसेस ऑफ बेंजीन। तो जिस बच्चे को ये ही नहीं पता होगा वो स्टाइकियोमेट्री का फॉर्मूला तो बच्चों लगा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो बेंजीन को क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, C6H6 लिख लेते हैं। और मिथाइलेशन का मतलब हम इसके अंदर बेसिकली क्या ऐड करा रहे हैं बच्चों, मीथेन के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, यानी कि मीथेन ऐड करवा रहे हैं। तो फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा C6H5CH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज मिथाइलेशन प्रोसेस, क्लियर। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। 10 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन कितना दिया है आपको, 10 ग्राम। तो मोल बना लिया जाए पहले, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन कितना होगा इसका मोलर मास बच्चों, 78 हो जाएगा।
ठीक है, कार्बन का 72 और 6 हाइड्रोजन 78 हो जाएगा। सो 10/78 इज द मोल्स ऑफ बेंजीन। नाउ मीथेन का तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सीधे टॉल्यूइन पे चलते हैं। 9.2 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन दिया है अपने को, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 72 प्लस 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी 80 इसका मोलर मास हो जाएगा। सो दिस इज मोल्स कितना है बच्चों। अच्छा, इसका मोल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ टॉल्यूइन। आपको परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करने की जरूरत है, इसको मोल कैलकुलेट मत करिए आप लोग, सीधे मास से ही हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे। अच्छा, बैलेंस कर लो जरा इस रिएक्शन को, ठीक है। यहाँ पे 6 कार्बन है और ये 7 कार्बन, तो 6 and 1 7 हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर है, यानी टोटल 10, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और 2 हाइड्रोजन आपके H2 की फॉर्म में इवॉल्व हो चुके होंगे। चलिए, ये इसकी ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो द मोल्स ऑफ टॉल्यूइन इज ऑल्सो एग्जैक्टली सेम जितने आपने बेंजीन लिए हैं, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री क्या है उनकी बच्चों, सेम है। चलिए, तो मोल ऑफ टॉल्यूइन आपके कितने आ गए बच्चों, बेंजीन के बराबर 10/78 मोल आ चुके हैं। अब आप क्या बना लीजिए इसका बच्चों, मास बना लीजिए। तो मास का क्या फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, मोल इनटू मोलर मास यूज करेंगे, ठीक है। मोल कितना आया है आपका, 10/78, एंड मोलर मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बच्चों, तो वो कितना आ जाएगा, 80। कैसे भाई, 7 कार्बन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, 84, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और 3 8, 92 कितना आ जाएगा बच्चों, 92 मोलर मास आ जाएगा। तो ये हो गया आपका इंटू 92 कर लीजिए। ये आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से मास मिल जाएगा, ठीक है। तो 10/78 इंटू 92 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इसका मास मिल जाएगा। अब ये कौन सा मास है बच्चों, ये हमारा थ्योरेटिकल मास है। ये कौन सा मास है, थ्योरेटिकल मास है, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला यूज में लेते हैं बच्चों, गिवन मास, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंटल मास भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मास या फिर ऑब्जर्व्ड मास कहते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, थ्योरेटिकल मास इंटू 100%। बस वैल्यूज पुट कर लीजिए, ये आपका थ्योरेटिकल मास आ गया, ये आपका क्या है बच्चों, ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल मास है। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मोल्स ऑफ जो बेंजीन आया हमारा 10/78, सो मोल्स ऑफ टॉल्यूइन इज ऑल्सो 10/78, सेम नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ टॉल्यूइन शुड बी कितना हो जाएगा बच्चों, इस मोल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 92, ठीक है। और परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए इसको सॉल्व किया, वो आपका गिवन मास हो जाएगा, और जो ये आपका थ्योरेटिकल मास हो जाएगा, और जो गिवन मास आपका क्वेश्चन में है वो आप क्या करेंगे, ऊपर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 78% आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, N2O5 gives NO2 plus half of O2। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों। इन द अबव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर आपको रिएक्शन दे रखी है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस, यानी कि C0 या A0 जैसे भी आप लोग लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू 2.40 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगी, ठीक है, मोल पर लीटर एट 318 केल्विन। टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 1 आवर, यहाँ पे बच्चों आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर टाइम दिया हुआ है, was 1.60 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो ये आपको बच्चों 1 आवर पर कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी ये क्या हो जाएगा, एक टाइप से 80 की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर इज, टेम्परेचर यहाँ पे बच्चों सेम इसलिए रखा गया है क्योंकि अगर आप टेम्परेचर ही चेंज कर देंगे तो के की वैल्यू तो ऑब्वियस ही बात है चेंज होगी ही होगी। अच्छा, लॉग वगैरह की वैल्यूज भी आपको दे रखी है, तो जिन बच्चों को याद नहीं है, एनटीए ने उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाना है और अपने को वहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 2.303/T log A0/80, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए 2.303। वैल्यू पुट करते वक्त के की यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ मिनट इनवर्स में पूछा है और आपको टाइम आवर्स में दिया है, सो आपको वो टाइम कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों किसमें, मिनट में। तो आवर को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो सभी को आता होगा भाई। तो ये हो गया आपका 31 आवर, ठीक है, 1 आवर दिया हुआ है और इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉग ए नॉट की वैल्यू, तो अगर यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू देखते हैं बच्चों, तो लॉग ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, तो k बराबर 2.303/t, टाइम हमने किस में कन्वर्ट कर लिया बच्चों, मिनट में, और ये हो जाएगा लॉग ए नॉट की वैल्यू। ए नॉट की वैल्यू देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन 2.40 इंटू 10⁻⁻2 आप लोगों को दे रखी है। चलिए बहुत अच्छे। और 1 आवर के बाद कितनी दे रखी है बच्चों, 1.60 इंटू 10⁻⁻2, 1.60 इंटू 10⁻⁻2। बस इसको सॉल्व करिए, के की वैल्यू आपको मिल जाएगी मिनट इनवर्स में। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, ये रहा हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, ठीक है, ये N2O5 इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया और हमें आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों, 6.76 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ नोट करना बच्चों, जरा देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे 10⁻⁻3 दिया हुआ है। तो जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी वैल्यू आएगी बच्चों 6.73 इंटू 10⁻⁻3। तो आपको ये जो वैल्यू निकालनी है ये कितनी आएगी, 6.73। लेकिन आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना था, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, अपना लमसम 7 हो जाएगा। तो वही उन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन बी का, इंटीजर का सेक्शन 4, द नंबर ऑफ असाइक्लिक स्ट्रक्चर आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो, मतलब इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर पेंटीन आर। तो यहाँ पर पेंटीन की हम बात कर रहे हैं। देखिए पेंटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H10। इसके हमें टोटल आइसोमर्स कैलकुलेट करने हैं असाइक्लिक इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखिए 5 कार्बन है, डेफिनेटली पेंटीन है, तो इसमें डबल बॉन्ड भी होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी, पहले जो कार्बन हमें दे रखा है उसका हम चेन बना लें। देखो ये हमने 5 कार्बन का चेन बना दिया, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा भी बन सकता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन। अब इसमें हम एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करें, तो इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो डबल बॉन्ड इसमें हम यहाँ पर देखो इसके 2 केसेस पॉसिबल होंगे। एक में डबल बॉन्ड कॉर्नर कार्बन पे लगा दें बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, और एक में डबल बॉन्ड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड लगा दें। ठीक है, ये 2 केस हमने इसके बना लिए 5 कार्बन चेन के। अब 4 कार्बन चेन में हमें एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है, तभी तो ये इस फॉर्मूला को मैच करेगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, इसके टोटल यहाँ पर 3 केसेस पॉसिबल होंगे। कौन कौन से, जरा ये देखिए। इस केस में डबल बॉन्ड एक तो हम यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और एक डबल बॉन्ड हम इसमें यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर बस यही पॉसिबल होगा। अब एक चीज़ और देखो, 5 कार्बन का हम ये वाला भी स्ट्रक्चर इसको ऐसे ले सकते हैं, 5 कार्बन का ये भी स्ट्रक्चर हम कंसिडर कर सकते हैं नियोपेंटेन का, बट इसमें हम डबल बॉन्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज कार्बन का मतलब कार्बन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल असाइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये 5 तो होंगे। अब हमें ये देखना है कि इसमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर कॉर्नर पर होगा, इट मीन्स यहाँ पर H2 है, तो इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप सेम है, आइडेंटिकल है, इट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनल अल्कीन है, बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये वाला तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ये सिस भी होगा और ये ट्रांस भी होगा। ठीक है, तो इस वालों को, अब इस वाले स्ट्रक्चर को हम 1 काउंट नहीं करेंगे, 2 काउंट करेंगे, सिस प्लस ट्रांस। अच्छा, ये में डबल बॉन्ड कॉर्नर पर है, ये भी शो नहीं करेगा। इस वाले में इस कार्बन के दोनों मिथाइल ग्रुप सेम है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। और इसमें भी डबल बॉन्ड कॉर्नर कार्बन पर आ रहा है, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल आइसोमर्स हो गए 5 + 1, इसको हम 2 मानेंगे, 2, 3,
2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो आंसर दे रखा है ये टोटल 6 आइसोमर्स भी बना रखे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 6। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉपर कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइजिंग इन अ सीसीपी लैटिस क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, जो कि एफसीसी के इक्विवेलेंट होती है बच्चों, ठीक है, विद अ सेल एज ऑफ 0.4518, ए की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे बच्चों z कितना हो जाता है सीसीपी के अंदर, 4 हो जाएगा। हैज बीन रिवील्ड बाय एम्प्लॉइंग एक्स रे डिफ्रैक्शन स्टडीज, तो उससे हम लोग स्टडी करते हैं। द डेंसिटी ऑफ अ कॉपर कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी 7.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपको डेंसिटी दे रखी है। द मोलर मास ऑफ कॉपर कॉम्प्लेक्सेस, आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है नियरेस्ट इंटीजर में। तो बच्चों सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद करिए, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब, ठीक है बच्चों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी है, तो डेंसिटी की वैल्यू देखते हैं। तो डेंसिटी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है बच्चों, 7.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक जो बच्चों से गलती हुई होगी वो उन्होंने इसको नैनोमीटर को या तो कन्वर्ट ही नहीं किया होगा या मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दिया होगा, ठीक है। सबसे नहीं कह रहा हूँ भाई, जिसने गलती करी है उन्होंने क्या गलती करी होगी। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों किसमें, देखो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है तो आपको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो जब आप यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सेंटीमीटर क्यूब बनेगी, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.4518 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.4518 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए और मजे करिए। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है बच्चों, 7.62 दे रखी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z सीसीपी में कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। M की बात करते हैं, मोलर मास आपको जो कैलकुलेट करना है। एवोगैड्रो नंबर तो बच्चों सबको पता होता है, लेकिन एनटीए ने देखिए कितनी सहूलियत दी है आपको, Na की वैल्यू भी उसने दी है। तो बच्चों पूरा ख्याल रखा गया है, तो आप लोग जो है मजे मार रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो ये हो गया Na की वैल्यू। A की बात करते हैं, तो A की वैल्यू अपने को सेंटीमीटर में पुट करनी थी बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.4518 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। तो एक इक्वेशन है, एक ही अननोन वेरिएबल है, दैट इज m। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिलेगा और उसको नियरेस्ट इंटीजर में देना है। तो जरा हम देखते हैं सॉल्यूशन में बच्चों, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करके वही फॉर्मूला लगा दिया है। और m यानी मोलर मास आ रहा है बच्चों 105.8, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर था तो 105.8 को राउंड अप करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 106। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन ऑफ ग्रेफाइट पाउडर इज, तो बच्चों ग्रेफाइट पाउडर का कंबशन हो रहा है, रिएक्शन आप सभी को पता है बच्चों, कंबशन रिएक्शन क्या होती है, C+O2 गिव्स CO2 आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बच्चों आपको दे रखी है, यानी डेल्टा H0 की वैल्यू दे रखी है माइनस साइन। ये माइनस साइन बच्चों इस वैल्यू के साथ है क्योंकि कंबशन वैल्यू हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये हो गया -2.48 इंटू 10 की पावर 2 किलोजूल पर मोल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गई आपकी डेल्टा H0 की वैल्यू होगी। और कह रहा है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ऑन कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट पाउडर। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 ग्राम कार्बन का जब हम कंबशन करेंगे तो ये कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है बच्चों, 2.48 इंटू 10 की पावर 2 किलोजूल एनर्जी रिलीज कर रहा है।
क्यों? लिखा है ना पर मोल, यानी 1 मोल की एनर्जी, और 1 मोल कार्बन में कितना ग्राम कार्बन? तो 12 ग्राम कार्बन में 2.48 इंटू 10 की पावर 2 किलो जूल। 1 ग्राम में निकाल लो यारो, ये लो 2.48 को लिख दो 248, 10 की पावर 2 ले लिया, ये हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा देखो बच्चों आपका, इसको अगर बात करें ये डिवाइडेड बाय 12 कर लोगे तो आपको यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है ना, तो वो कितना हो जाएगा 21। यहाँ पे 248 है ना, उसको राउंड अप करके 2.4 ले लिया, उसको सॉल्व किया तो आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों? हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका बच्चों मोलैरिटी के टॉपिक से रिलेटेड है, तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बोल सकते हैं हम इसको। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बच्चों ब्लड के अंदर इन्होंने दे रखी है 0.72 ग्राम पर लीटर। चलिए बहुत अच्छे, ग्राम पर लीटर। द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज, मोलैरिटी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो बच्चों क्या होती है मोलैरिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों मोल क्या होता है? मोल आपका क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं मोलर मास से, अच्छा किसका मोलर मास? ग्लूकोज का मोलर मास भाई, तो यहाँ पे 0.72 ग्राम हो गया, नीचे पर लीटर का मतलब बच्चों 1 लीटर हो गया, और ये मोलर मास अपॉन 1 पलट के आएगा बच्चों, तो मोलर मास यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ग्लूकोज का मोलर मास तो सभी को याद होगा 180 होता है, अगर नहीं भी याद तो आप लोगों को यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस बच्चों इसको अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है, और अपने को आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे 0.72 अपॉन 180 हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर -3 वैल्यू हमें मिलेगी। तो अपने को 10 की पावर 3 देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, तो अपने को इंटीजर वाली वैल्यू केवल यहाँ पे पुट करनी थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वैनेडियम हैज इन p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल्स में क्या करना है बच्चों? एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चेक करने हैं। तो आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन तो सभी को आता ही होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों वैनेडियम का? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d3। चेक कर लो, p में 6 आएंगे बच्चों यहाँ से और 6 आएंगे बच्चों यहाँ से, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, p के ही आपको p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बताने थे, तो दोनों के p के काउंट कर लो, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ Kp फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। यहाँ पे बच्चों ये इक्विलिब्रियम का साइन है जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन है बच्चों? N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 एट 288 केल्विन इज 47.9। तो ये बेसिकली आपको किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों? इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू गिवन है। द Kc फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर इज, यस बिल्कुल भाई सही सोच रहे हो बच्चों। कौन सा रिलेशन इस्तेमाल होगा? रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे निकालते हैं बच्चों? डेल्टा Ng सिग्मा मोल्स गैसियस मोल्स, कौन से मोल होने चाहिए? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट चेक करो 2 मोल है, रिएक्टेंट चेक करो 1, डेल्टा Ng की वैल्यू 1 आ गई। बहुत अच्छे, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई इसको। और हमें निकालना क्या है बच्चों? Kc की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बाकी सबको उठा के एक तरफ ले आता हूँ। ठीक है, और RT की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 1 हो जाएगी। Kp की वैल्यू चेक करो 47.9 दे रखी है आपको। ठीक है, ये हो जाएगी 47.9। R की वैल्यू अगर नहीं याद है बच्चों तो आपको गिवन है। ठीक है,
तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 0.083, 0.083 एंड टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर कितना दिया है बच्चों 288 केल्विन दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 288 केल्विन। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बच्चों। तो अगर आप देखो तो ये रिलेशन हो गया 47.9, 0.083, 288 और फाइनल इंटीजर में आंसर हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हाय बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, एज्यूम अ सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे रखी है बच्चों, यहाँ पे कॉपर सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन इन आयंस की दे रखी है, सिल्वर सॉलिड है, याद रखना। सो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन या एक्टिव मास हम लोग कितना लेते हैं बच्चों 1 लेते हैं। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ई सेल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है नियरेस्ट इंटीजर में, लॉग वगैरह सबकी वैल्यू दे रखी है। टेम्परेचर आपको 298 केल्विन बोला है जिसका कोई रोल होगा नहीं। कौन सी इक्वेशन जल्दी से याद कर लो, नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट में कौन है बच्चों, कॉपर +2 है। अच्छा, सिल्वर लो चाहे मत लो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिल्वर तो प्योर सॉलिड है, उसकी कंसंट्रेशन तो 1 हो जाएगी, तो उसको हटा दो डायरेक्ट ही, ठीक है। यहाँ पे कॉपर नहीं लेंगे रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड है। यहाँ पे सिल्वर का कितना हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा, ये सिल्वर का स्क्वायर हो गया। बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। अच्छा, एन क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, चाहे यहाँ से चेक करो चाहे यहाँ से चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आपको मिल जाएगा। तो ई नॉट सेल की वैल्यू बच्चों 2.97 हो जाएगी, माइनस 0.059 को राउंड अप करके आप लोग 6 ले लेते हो, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। कॉपर +2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 0.250, ठीक है। अच्छा, सिल्वर प्लस आयन की कितनी है 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा। बस बच्चों इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं इसमें क्या सॉल्व होके आता है। देखो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में फाइनली हमें 2.81 आ जाएगा। अच्छा, आंसर आपसे पूछा था बच्चों नियरेस्ट इंटीजर में, तो 2.81 में टिक करके आ जाना, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका नियरेस्ट इंटीजर होल नंबर में, जब इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा पेपर जो इस बार हमारा हुआ था, ठीक है, जो 22 ऑफ तारीख को हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर, 22 तारीख को। तो बच्चों पेपर अगर ओवरऑल देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इन्होंने चैप्टर्स तो सारे लिए, अगर आपने देखा हो तो किसी एक चैप्टर से रेयरली ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो चैप्टर्स तो इन्होंने सारे कवर अप किए हैं। बस ये है कैलकुलेशन में भी पूरा ध्यान रखा है आप लोगों का, अच्छी सी सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है। तो आई थिंक आप सबके बढ़िया बढ़िया मार्क्स आए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बच्चों आगे के लिए।